सो हेलो एवरीवन, आज हम रिवाइज योर सेल्फ का लेक्चर नंबर 4 करने वाले हैं रेलवे सामान्य विज्ञान बुक से, जो कि स्पीडी की बुक है। इसके पहले ऑलरेडी हमने 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें कि लगभग 250 के अराउंड में क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उसमें इन पर वीडियो में 70 प्लस क्वेश्चन हैं, किसी में 80 प्लस है, किसी में 70 प्लस हैं, तो सभी ये दिए गए हैं। तो आज के वीडियो में अपने करने वाले हैं टोटल 72 क्वेश्चंस लेक्चर नंबर 4 में, जो कि सभी ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन रहेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है दोस्तों, एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है। एग्जाम में ऑलरेडी पहले भी आ चुका है। तो 6.023 इंटू 10 टू की पावर 23 ये एवोगाड्रो संख्या का मान होता है। क्लास 12th में भी है ये चीज़। तो 6.023 इंटू 10 टू की पावर 23 याद रखेंगे एवोगाड्रो संख्या का मान। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक, प्रकाश वर्ष, धारा या फिर एम्पियर। एम्पियर तो पता है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तो ये हट जाएगा। अब या तो पारसेक या फिर प्रकाश वर्ष। तो दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो होती है दोस्तों पारसेक, है ना। प्रकाश वर्ष भी दूरी मापने की इकाई है, लेकिन पारसेक सबसे बड़ी इकाई होती है। एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है, कितने मीटर के बराबर। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष। 1 लीटर कितने गैलन के बराबर होता है। 1 लीटर में कितने गैलन होते हैं। तो ये 1 लीटर में 0.264 गैलन पाए जाते हैं। 1 लीटर में 0.264 गैलन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि नेक्स्ट एक फर्मी में कितने मीटर होता है। एक फर्मी में कितना मीटर होता है। तो एक फर्मी में 10 की घात 10 मीटर होता है एक फर्मी में। लॉगरिथम के आविष्कारक कौन थे। लॉगरिथम के आविष्कारक रिचर्ड डे, वाल्टर वाटसा या फिर जॉन नेपियर। तो लॉगरिथम के जो आविष्कारक थे वो थे जॉन नेपियर। 6 का ऑप्शन नंबर सी आंसर सही होगा। अगला है कि क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। जी, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं इसमें से एडिसन है, न्यूटन है, मैक्स प्लांक हैं या कूलम्ब हैं। तो क्वांटम सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो हमारे मैक्स प्लांक। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो वायुमंडल की आर्द्रता दोस्तों हाइग्रोमीटर या फिर हाइड्रोमीटर या हाइग्रोमीटर, हाइड्रोफोन या मेगाफोन, किससे नापते हैं। तो वायुमंडल की आर्द्रता जो है हम हाइग्रोमीटर से नापते हैं, हाइग्रोमीटर से। 1 एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के बराबर होता है। तो 1 एंगस्ट्रॉम आपका 10 की घात -10 मीटर के बराबर होता है। याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत बार पहले भी आ चुका है। 1 एंगस्ट्रॉम 10 की घात -10 मीटर के बराबर होता है। पृथ्वी के उपग्रह पर कक्षीय वेग किस पर निर्भर करता है। पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग जो है वो किस पर निर्भर करता है। कक्षा की त्रिज्या पर, उपग्रह के द्रव्यमान पर, पृथ्वी से उपग्रह के दिए गए वेग पर या फिर सूर्य से उसकी दूरी पर। तो ये जो पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है, ये आपका कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करता है। किसकी। कक्षा की त्रिज्या पर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि घड़ी में चाबी देना उदाहरण है। घड़ी में जो चाबी देते हैं वो किसका उदाहरण है। गतिज ऊर्जा का, दाब ऊर्जा का या फिर स्थितिज ऊर्जा का। तो घड़ी में जो चाबी देते हैं वो आपका स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। पहले जो घड़ियां आती थी वो चाबी देकर भरी जाती थी, फिर वो चलती थी, वही है स्थितिज ऊर्जा उसमें। यदि किसी पिंड के संवेग को 50% तक बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितना बढ़ जाएगी। देखो, गतिज ऊर्जा होती है 1/2 mv²। अगर इसको हम संवेग के रूप में लिखेंगे तो p²/2m होता है। ठीक है ये। तो अगर कह रहा है कि संवेग मतलब p को हम 50% बढ़ा दें, 50% का मतलब 1/4, क्योंकि 50% का मतलब 1/2 और इसका स्क्वायर होगा तो 1/4, तो कितना परसेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बारे में बात कर रहा है। तो ये हमारा 125% बढ़ जाएगा। 1/4 का मतलब 25%। 100% पहले से था, 25 बढ़ा तो कितना हुआ, 125% हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, तरंगदैर्ध्य उत्पन्न हो सकती हैं किसमें। ठोस में, गैस में, सभी माध्यम में या द्रव में। तो ये अनुदैर्ध्य तरंगें जो हैं वो किसमें उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक है, तो अनुदैर्ध्य तरंगें आपकी दोस्तों ये सभी माध्यम में उत्पन्न होती हैं, चाहे ठोस हो, द्रव हो या फिर गैस हो। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं होती है। अनुप्रस्थ तरंग किस माध्यम में उत्पन्न नहीं होती है।
ऑप्शन है आपके सामने पानी में, लोहा में, हवा में या फिर पारा में। तो जो अनुप्रस्थ तरंग है आपकी, ये हवा में उत्पन्न नहीं होती है। प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है? तो प्रतिबल बटे विकृति जो होती है, ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। प्रत्यास्थता गुणांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जड़त्व गुण या प्लांक का नियतांक। तो प्रतिबल और विकृति का जो अनुपात ये कहलाता है, ये आपका प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्यास्थता गुणांक। नेक्स्ट है पनडुब्बी आधारित है, किस पर आधारित है पनडुब्बी? न्यूटन के प्रथम नियम पर, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, पास्कल के नियम पर या फिर ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। तो जो पनडुब्बी हमारी आधारित है, ये आपके आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है पनडुब्बी। और आर्किमिडीज इज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स। आर्किमिडीज जो है। समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है, क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व जो है वो नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए इस समुद्र में तैरना आसान होता है नदी की अपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि तरंग जो है वो अपश्रव्य कही जाती है जब उसकी आवृत्ति कैसी हो? 20 हर्ट्ज से कम हो। कोई भी तरंग की अपश्रव्य कही जाएगी जब उसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो, और जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है उसको हम कहते हैं श्रव्य तरंग है। लेकिन जिसकी 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, तो उसको हम पराश्रव्य तरंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो उसका ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा? अभी देखो, लंबाई अगर आप आधा करते हैं तो ध्वनि के वेग पर क्या फर्क पड़ने वाला होगा? आधा हो जाएगा या दुगना हो जाएगा या अपरिवर्तित रहेगा या 4 गुना हो जाएगा? तो लंबाई आधा करने पर ध्वनि का वेग भी आधा हो जाएगा। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है भाई साहब। अनुदैर्ध्य तरंगे याद रखिए, और पानी पर जो उत्पन्न तरंगे होती हैं वो होती हैं अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य हैं और पानी पर जो उत्पन्न तरंगे होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसकी वक्रता त्रिज्या आर, कैपिटल आर होता है, उसकी क्या होती है? आधी, तिगुनी, दुगनी या चौथाई? तो ये आपकी आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी। उत्तल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? क्वेश्चन नंबर 22 में वास्तविक या सीधा, वास्तविक उल्टा, काल्पनिक सीधा, काल्पनिक उल्टा। देखो, काल्पनिक तो पहले हटा देंगे, उत्तल दर्पण है क्योंकि, तो रियल एंड इन्वर्टेड बनता है ना। रियल एंड स्ट्रेट, सीधा, इरेक्ट होता है, इरेक्ट एंड रियल। तो वास्तविक और सीधा बनेगा उत्तल दर्पण के द्वारा। प्रकाश तरंग उदाहरण है किस चीज का? प्रकाश तरंग उदाहरण है, तो ऑप्शन आपके सामने ये रहे। प्रकाश तरंग किस तरीके का उदाहरण है? विद्युत चुम्बकीय तरंग का, पराबैंगनी तरंग का, या कोई नहीं? तो जो उदाहरण है विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण है प्रकाश। नेक्स्ट है फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस कैसा होता है? तो जो फोटोग्राफिक में कैमरा होता है उसका जो लेंस होता है वो आपका उत्तल लेंस होता है। कैसा? उत्तल लेंस। E=mc² किसने दिया था? रदरफोर्ड ने, आइंस्टाइन ने, नील बोर ने या फिर एनरिको फर्मी ने? तो E=mc² का प्रतिपादन करने वाले साइंटिस्ट हमारे बोस आइंस्टीन थे। कौन थे? आइंस्टाइन। थोरियम का नाभिक जो को बदला जा सकता है, थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है यूरेनियम से, प्लूटोनियम से, पोलोनियम से या फिर रेडियम से। तो थोरियम के नाभिक को हम बदल सकते हैं किसके द्वारा? ये आपका प्लूटोनियम के द्वारा थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? उच्च प्रतिरोध या निम्न गलनांक, उच्च गलनांक या उच्च नमनता? तो जो फ्यूज का तार होता है, जो कि इसका गलनांक दोस्तों ये हमेशा निम्न गलनांक का होता है। फ्यूज का तार जैसे ही आपकी करंट बढ़ेगा ज़्यादा तो ये क्या हो जाता है? टूट जाता है, इससे कि बिजली की सप्लाई बंद हो जाती है और हमारे घर के अप्लायंस बच जाते हैं फूकने से, नहीं तो फ्यूज हो जाते हैं सभी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? एक्स किरणों की, वाई किरण की, परावैंगनी किरण की या अवरक्त किरण की? किसकी विद्युत चुंबकीय तरंगों में आवृत्ति अधिक है? तो ये आपकी गामा किरणें जो होती हैं उनकी विद्युत ये जो आवृत्ति है वो सबसे ज़्यादा होती है गामा किरणों की।
नेक्स्ट है ऊर्जा का क्षय कम होता है कब? दिष्ट धारा में, प्रत्यावर्ती धारा में, दोनों प्रकार की धारा में। तो ऊर्जा का क्षय दोस्तों कम होता है आपके जब आप डायरेक्ट करंट का यूज करते हैं, तो ऊर्जा की क्षय जो है वो भी कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, या चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, स्वप्रेरण या अन्योन्य प्रेरण? तो ट्रांसफार्मर जो आपका है वो चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है ट्रांसफार्मर। घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो घरेलू में जो हमारे लैंप होते हैं, मतलब बल्ब लगे होते हैं, वो किस क्रम में जोड़े जाते हैं? श्रेणी, मिश्रित या समांतर? ये तो बहुत ही फेवरेट वाला क्वेश्चन हो गया है एग्जाम का। तो ये समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। क्वेश्चन कैसा आता है कि घरों में लगे हुए अप्लायंसेस जो होते हैं उनको किस श्रेणी में आप रखेंगे? तो उनको समांतर क्रम में रखते हैं। नेक्स्ट है ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? चालन, संवहन या विकिरण? तो किस गति में ऊष्मा जो है वो सबसे तेज गति से स्थानांतरित होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर? तो ये विकिरण के द्वारा होती है। किसके द्वारा? विकिरण के द्वारा। न्यूनतम संभवतः ताप कौन सा होता है? तो -273 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम परम शून्य ताप के नाम से जानते हैं, -273 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है यदि वायुमंडल ना होती तो दिन की अवधि कैसी हो जाती? यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि कम हो जाती है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का आपको दोस्तों किरीट दिखाई देता है। जो सूर्य का किरीट वाला भाग है वो दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है कि सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश कैसा हो? सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन तभी हो सकता है जब प्रकाश आपका जो है वो कांच से वायु में जाए, तब ये आंतरिक परावर्तन हो सकता है। जब प्रकाश जो है वो कांच से कहाँ जाए? वायु में। निम्न में किसका अपवर्तनांक अत्यधिक है? पीले रंग का, बैगनी का, नीले का या हरा का? किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? तो ये आपके बैगनी रंग का अपवर्तनांक जो है वो सबसे अधिक होता है, बैगनी रंग का। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है कि निम्न में से विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य ज्यादा किसकी है? किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा है विद्युत चुंबकीय तरंगों में? ऑप्शन आपके सामने है पराबैंगनी, अवरक्त या दृश्य प्रकाश या फिर गामा किरणें। तो ये आपके दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। 39 प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने याद की थी? प्रकाश की चाल को। तो प्रकाश की चाल को सबसे पहले रोमर ने दिया था, और प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। मतलब 1 सेकंड में 3 × 10⁸ तक जाती है प्रकाश की चाल। सरल सूक्ष्मदर्शी में किस वस्तु को रखा जाता है कहाँ पर? लेंस और प्रकाश के बीच, फोकस के बाहर, वक्रता केंद्र पर या अंधता पर? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में जो हमारा वस्तु है उसको हम लेंस और प्रकाश के बीच में रखते हैं। कहाँ पर? लेंस और प्रकाश के बीच में। क्वेश्चन नंबर 41 लेते हैं। जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो क्या होता है? तरंगदैर्घ्य बढ़ती है। अब प्रकाश कहाँ जा रहा है? वायु से कांच में। सपोज ये कांच है, ये वाला कांच है और इसमें जा रहा है, तो तरंगदैर्घ्य बढ़ती है, तरंगदैर्घ्य घटती है, आवृत्ति बढ़ती है, कुछ नहीं होता है। तो ये आपकी तरंगदैर्घ्य घट जाती है जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है कब? जब प्रकाश जाता है कहाँ पर? हीरे से कांच में, जल से कांच में, वायु से जल में या फिर वायु से कांच में। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है कब? जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है, तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR जिसको बोलते हैं। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर जो हमारा प्रकाश तंतु है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप समझ लीजिए। आप इतना सरल कभी कभी आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? कौन बदलता है? हमारी ये विद्युत मोटर है, विद्युत सेल है, डायनमो है या फिर सौर सेल है? तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का जो कार्य है वो आपका सोलर सेल करता है। कौन? सौर सेल। तभी तो देखो सोलर सेल लगाए जाते हैं इस समय। क्वेश्चन नंबर 45 है आपके सामने दोस्तों। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो डायनमो जो है, डायनमो का कार्य क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य है।
सूर्य के केंद्र का ताप कितना है? वेरी इंपॉर्टेंट भाई साहब, क्योंकि ऐसा नंबर्स आ गए हैं, आप पढ़े होंगे तभी लगा पाओगे। तो ये आपका 1.5 इंटू 10⁻7 होता है, जो कि सूर्य के केंद्र का ताप होता है। क्वेश्चन 47 है कि सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है? सूर्य के केंद्र जो है मतलब उसका सेंटर, उसका दाब प्रेशर उस पर कितना होता है? ये 3 × 10⁻16, 3 × 10⁻6, 2 × 10⁻16 या 2 × 10⁻7। तो ये आपका 2 × 10⁻16 आपका दाब होता है प्रकाश सूर्य के केंद्र पर, वो भी न्यूटन वर्ग मीटर के हिसाब से। 47 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 48 लेते हैं। क्वेश्चन 48 आपके सामने है कि परमाणु रिएक्टर जो आधारित है किस पर? नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर या फिर सभी पर? तो परमाणु का जो रिएक्टर है वो आपका नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया पर आधारित है, लेकिन सूर्य में बन रही ऊष्मा जो है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। दोस्तों याद रखना, हमारा जो सूर्य है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है, और परमाणु रिएक्टर जो है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है, परमाणु बम आधारित है किस पर? परमाणु बम किस पर आधारित है? तो ये आपके अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन तो ऊपर पढ़ लिया हमने, लेकिन ये अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। किस पर? अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर। अब आ गया देखो हाइड्रोजन बम आपके सामने, कि हाइड्रोजन बम जो है किस पर आधारित है ये? तो हाइड्रोजन बम आपके नाभिकीय संलयन पर आधारित है, हाइड्रोजन बम। क्वेश्चन नंबर 51 है कि सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं। ये कैसे अर्धचालक होते हैं? एकल, पंच, त्रिय या चतुर्थ संयोजी टाइप के? तो ये आपके चतुर्थ संयोजी टाइप के अर्धचालक होते हैं सिलिकॉन। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की है, न्यूटन, और इलेक्ट्रॉन की थॉमसन ने, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की चैडविक ने। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की है? एंडरसन ने। 52 का आंसर सी। एक कूलाम कितने आवेश के बराबर होता है? 53 क्वेश्चन। तो एक कूलाम आपका 6.25 × 10 की घात कितना? 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है एक कूलाम। किसी तार की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? तो किसी तार की जो प्रतिरोधकता है दोस्तों, ये आपके पदार्थ के किस पर, अच्छा प्रतिरोधकता की बात कर रहा है ये, है कि नहीं है? तो किसी तार की जो प्रतिरोधकता है वो क्रॉस सेक्शन एरिया पर नहीं, ये किसी तार की जो प्रतिरोधकता है वो पदार्थ पर निर्भर करती है, वरना क्रॉस सेक्शन एरिया लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। तो 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 वाट घंटा आपका ये दोस्तों 3 × 10⁻3 जूल के 3.6 × 10⁻3 जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। मैक संख्या का प्रयोग किसकी चाल की निर्धारण करने के लिए किया जाता है? तो मैक जो है हम इसके द्वारा विमानों की चाल का पता करते हैं। तो 56 का आंसर हो जाएगा सी। मैक संख्या के द्वारा हम विमान की चाल जो है वो पता करते हैं। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट कौन सा होता है? तो जितनी भी बैटरियां होती हैं उनमें हम क्या लगा डालते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है? 25 सेंटीमीटर। अगर आप 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं तो आपके मतलब दृष्टि अभी बिल्कुल राइट है। 59 नंबर, प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो हाइगेंस ने। प्रकाश के तरंग सिद्धांत को हाइगेंस ने दिया है। थोड़ा स्पीड में इसलिए पढ़ रहे हैं कि आप इससे रिवीजन भी अच्छे से कर पाएंगे, जल्दी जल्दी रिवीजन, है ना। ये जो लोग रिवीजन के लिए देखते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने आ गया है दोस्तों। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? बैंगनी, पीला, लाल या नीला? तो इंद्रधनुष में आपका दोस्तों लाल रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है। किसमें? इंद्रधनुष में लाल रंग का विक्षेपण। पानी के ऊपर तेल परत का चमकना किसका उदाहरण है? तो पानी के ऊपर जो तेल की परत है ये चमकती है किसके द्वारा? प्रकीर्णन के द्वारा? नहीं, अपवर्तनांक, प्रकीर्णन या फिर व्यतिकरण के द्वारा। देखो दो ऑप्शन सेम रख दिए हैं एग्जामिनर ने, पतों से भी पता है कि आंसर ही नहीं है ये, लेकिन फिर भी नहीं रखना चाहिए ऐसा। तो ये व्यतिकरण के द्वारा होता है। धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? 0 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर या 3 डायोप्टर? तो जो धूप का चश्मा होता है इसकी जो आपकी पावर होती है वो होती है 0 डायोप्टर, क्योंकि उसमें कोई वो ऐसा थोड़ी ना है कि हम इतने लेंस लगा रखे हैं हमने, ऐसे नहीं, वो तो बस धूप के लिए है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? धूल कण, हीलियम, जलवाष्प या कार्बन डाइऑक्साइड?
तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का जो कारण है वो है आपका धूल के कण। बच्चे बहुत ज्यादा चावत करते हैं ये यार। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर। फिर से ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? जब प्रकाश कहाँ से कहाँ जाए, तो प्रकाश जब किससे जाता है भैया? कांच से, तो इसकी गति क्या हो जाती है? न्यूनतम हो जाती है। तो ये तो हम पहले भी कल कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने है कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो ये विकिरण द्वारा सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है। किसके द्वारा? विकिरण के द्वारा। 67 है कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का जो कार्य है वो है एक समान ताप को बनाए रखना है रेफ्रिजरेटर में। शुद्ध जल का क्वथनांक जो है फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होता है? तो शुद्ध जल का जो क्वथनांक है दोस्तों 68 क्वेश्चन नंबर में ये आपका कितना होता है? 68 का आंसर है आपका ये 212 है। शुद्ध जल का क्वथनांक 212 डिग्री सेल्सियस। केल्विन तापमान में बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो केल्विन तापमान 69 में बर्फ का गलनांक क्या होता है? 273 केल्विन। ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा होता है किसमें? इस्पात में। ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा होता है किसमें? इस्पात में। लास्ट टू क्वेश्चंस 71 और 72। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है किसमें? ठोसों में। और ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? तो ध्वनि का प्रभाव कान में जो दोस्तों 1/5 सेकंड तक रहता है, याद रखेंगे 1/5 सेकंड तक। तो हमने टोटल 72 क्वेश्चन कर दिए अपने लेक्चर नंबर 4 में। आपसे फिर मिलेंगे हम लेक्चर नंबर 5 में अब कुछ और अदर रिवाइज योर सेल्फ वाले पार्ट के साथ। तो टिल देन कनेक्टेड विथ मी एंड सब्सक्राइब द चैनल। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज hit the like button. I will meet you. Jai Hind.